डायहाइब्रिड क्रॉस हमने समझा था पिछले लेक्चर में, लेक्चर 10 में। तो हमने क्या देखा था कि मेंडल ने जब दो लक्षणों को साथ में ध्यान में रखकर जब क्रॉस कराया था तो उसका जो फिनोटाइपिक रेशियो यानी कि F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो आया था वो क्या आया था 9:3:3:1 ये आया था। ठीक, तो अब वो दो लक्षण कौन से थे? लक्षण ये थे, एक तो था बीज का आकार यानी शेप, दूसरा था बीज का कलर रंग। तो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया डायहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट के दौरान कि राउंड और रिंकल्ड का जो अनुपात था वो यहाँ भी मेंडल को 3:1 दिखा, और ठीक इसी तरह से रंग के केस में पीले और हरे का जो अनुपात था वो भी यहाँ पे 3:1 दिखा F2 जनरेशन में। ठीक, और इनको जो कह सकते हैं हम कि राउंड येलो जो दिखे थे, राउंड येलो वो 9 के अनुपात में दिखे। 9 के अनुपात का मतलब क्या होता है यहाँ समझो अच्छे से, कि कुल जो पौधे हैं उनमें से 9% पौधे ऐसे होंगे जिनके बीज गोल और पीले कलर के होंगे। आगे बात समझ में। फिर राउंड के साथ में येलो की जगह ग्रीन वाले पौधे भी दिखे। पौधे का मतलब क्या है कि उनके बीज, ठीक है, क्योंकि बीज के लक्षण लिए थे। इनकी संख्या थी 3 के अनुपात में, यानी 100 में से 3 पौधे ऐसे थे जिनके बीज गोल और उनका रंग हरा था। इसके बाद झुर्रीदार, क्योंकि आकार का दूसरा ट्रेट क्या था, झुर्रीदार। ठीक है, और झुर्रीदार के साथ में हमने क्या समझा था, झुर्रीदार के साथ में जो पीला कलर था, यानी बीज का आकार झुर्रीदार और रंग पीला, इसकी जो संख्या थी इनका अनुपात भी 3 ही था। और जो प्योर ब्रीड यानी झुर्रीदार और हरा, इसका जो अनुपात है, इसकी जो संख्या थी वो थी 1। तो हम कह सकते हैं 100 में से एक पौधा झुर्रीदार, या 1% पौधे, ऐसे कहो 1% पौधे झुर्रीदार और हरे रंग वाले थे। पौधे से मतलब बार बार वही है कि उस पौधे का जो बीज था वो झुर्रीदार और हरा था, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये पनेट स्क्वायर जो हमने पिछली बार भी समझा था। इस बार जो हमें इसमें समझने की ज़रूरत है वो ये कि जो यहाँ पे हमने फिनोटाइप ड्रॉ किया 9:3:3:1, मेंडल ने इसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकाला कि जो दो अलग अलग लक्षण हैं, एक आकार बीज का, दूसरा बीज का रंग, और हर एक लक्षण के 2 ट्रेट्स होते हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं। आकार के 2 ट्रेट कौन से हैं, राउंड और रिंकल यानी गोल और झुर्रीदार, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1 पेयर ऑफ ट्रेट्स। दूसरा सेकंड पेयर ऑफ ट्रेट्स क्या है, पीला और हरा, इनका भी अनुपात 3:1 में था। तो अब ऑब्जर्वेशन ये था कि जब इन दोनों लक्षणों के जीन यानी 2 पेयर्स, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट जब एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, तो क्या राउंड और रिंकल्ड का जो सेपरेशन की फ्रीक्वेंसी है, अलग होने की फ्रीक्वेंसी है, क्या ये डिपेंड करती है पीले और ग्रीन पर या पीले और ग्रीन के जीन्स पर? ठीक इसी तरह से वाइस वर्सा पीले और हरे के जो जीन हैं इनको हम लिख ही देते हैं यहाँ पे ताकि किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। हमने क्या सिंबल दिया था इनको, हमने इसको सिंबल दिया था इसका कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और आकार का कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है या समझा जा रहा है कि जब दोनों लक्षणों के जीन एक साथ ट्रांसफ़र हों तो क्या आर जब स्मॉल आर से अलग होगा तो क्या ये डिपेंडेंट होगा कैपिटल वाई या स्मॉल वाई पर, और इसी तरह से आर जब कैपिटल आर, स्मॉल आर जब कैपिटल आर से अलग होगा तो क्या ये डिपेंडेंट होगा या डिपेंड करेगा या अफेक्ट होगा कैपिटल वाई या स्मॉल वाई से। ठीक इसी तरह से रंग के जो जीन है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या डिपेंड करते हैं या इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुए थे। आ रही बात समझ में? अब इसको समझते हैं और डिटेल्स में पनेट स्क्वायर से। सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या था, मेंडल ने क्या प्रपोज किया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ जब दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं होती है तो कहलाती है इंडिपेंडेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है मिश्रण, मतलब एक लक्षण के जीन जब दूसरे लक्षण के जीन पर डिपेंड ना होके इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी मिश्रित या हाइब्रिड फॉर्म में फर्टिलाइज करते हैं तो उसको हम कह देते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
आ रही बात समझ में? तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ। तो इसका जो डेफिनेशन होगी बेसिकली क्या होगी कि व्हेन टू पेयर्स, ध्यान से समझो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, टू पेयर्स, पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये, ठीक है, तो वन एंड सेकेंड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की? व्हेन टू, मैं सर सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड लिखूंगा, ठीक है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स transferred from one PD, one generation to another, then the fertilization of one type of gene is independent from the gene of other character. समझना ध्यान से, ठीक है? तो इसको लिख ही देता हूं मैं, when two pairs of traits are transferred फ्रॉम वन पीढ़ी या पेरेंट्स टू जनरेशन या वन पीढ़ी टू अनदर पीढ़ी, ऐसे भी कर सकते हो, फ्रॉम वन जनरेशन, शॉर्ट में लिखता हूँ, वन जनरेशन टू अदर, देन द सेग्रीगेशन मतलब अलग होना, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर्स ऑफ जीन, ऐसे लिखता हूं मैं, वन पेयर्स ऑफ जीन, वन पेयर्स ऑफ जीन मतलब आकार के जीन इंडिपेंडेंटली, हम ऐसे कह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली फ्यूज, या फ्यूज ना लिख के हम लिख सकते हैं मिक्स्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाइब्रिडाइज भी लिख सकते हो, आप फर्टिलाइज भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइज ऐसे लिख सकते हैं, फर्टिलाइज विद अदर पेयर्स ऑफ जीन। अदर पेयर कौन सा हो गया यहाँ पे? अदर पेयर का मतलब हो गया अदर करेक्टर से है, ठीक है, अदर करेक्टर, और अदर करेक्टर क्या था उसका? कलर, ठीक है। तो ये हमें कैसे समझना पड़ेगा? पनेट स्क्वायर से। सेग्रीगेशन ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा था टू पेयर्स, ठीक है, टू पेयर्स ऑफ जीन। टू पेयर्स ऑफ जीन क्या है? देखो, एक पेयर ये हो गया राउंड का, एक हो गया कलर का, ठीक है। अब हम सीधे अपने पहुंचते हैं किस पे? अपने F1 जनरेशन पे। F1 जनरेशन का जो पौधा है उसके जो जीन है वो क्या है? हाइब्रिड फॉर्म में है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। तो जब इनसे गैमीट बनेंगे, और गैमीट बनते टाइम क्या होता है? गैमीट का मतलब क्या होता है कि जो फीमेल प्लांट है उसमें एग का फॉर्मेशन होना और मेल प्लांट में पॉलन्स का फॉर्मेशन होना। पॉलन्स और एग्स दोनों कहलाते हैं गैमीट। तो इनके फॉर्मेशन के टाइम पे, गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे जब म्यूसिस होती है, म्यूसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, तो उस टाइम पे क्या होता है? ये जीन सेपरेट होते हैं। तो ये जीन किस तरह से सेपरेट होंगे? तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि कैपिटल R जब स्मॉल r से अलग होगा, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि 50%, सिर्फ हम अगर अभी इसी पे फोकस करें, इस वाले कैपिटल R स्मॉल r पे, तो 50% चांसेस हैं कि उसमें मतलब एक गैमीट या एग या पॉलन में कैपिटल R जाए, और 50% चांसेस हैं उसमें स्मॉल r जाए। इतनी बात समझ में आ रही है? अब होता क्या है कि जो दूसरा लक्षण है उसके भी दो जीन हैं, तो इसका भी 50% चांसेस क्या होगा? कैपिटल Y, और 50% चांसेस है स्मॉल y जाए। लेकिन जब ये आपस में फर्टिलाइज करेंगे, एक दूसरे लक्षण मतलब दोनों लक्षणों के जीन जब आपस में फर्टिलाइज करेंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी ये है कि हो सकता है कैपिटल R के साथ में कैपिटल Y जाए, या हो सकता है कैपिटल R के साथ में स्मॉल y जाए। ठीक इसी तरह से हो सकता है स्मॉल r के साथ में कैपिटल Y जाए, और हो सकता है कैपिटल R स्मॉल r के साथ में स्मॉल y जाए। क्लियर हो रहा है? इसी तरह से ये तो हुआ मैं एक पौधे का। अब एक पौधे का अगर आपने जीन या द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट की पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। अब बचा दूसरा पौधा, तो दूसरे पौधे की फॉर्मेशन की जो गैमीट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होगी वो सेम होगी, क्योंकि जीन तो सेम ही रहेंगे। F1 जनरेशन में जो सारे पौधे उनका क्या है? हाइब्रिड फॉर्म में है।
तो उसके भी जीन क्या बनेंगे, यही बनेंगे, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब हो सकता है इस कैपिटल वाई के साथ में कैपिटल आर आए, ठीक, इतना बस समझ में आ गया ना। या हो सकता है इस कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल आर आ जाए, मैं इसको स्मॉल आर कर देता हूँ यहाँ पे, स्मॉल आर। हो सकता है इस स्मॉल वाई के साथ में कैपिटल आर आए, हो सकता है स्मॉल वाई के साथ में स्मॉल आर आए। तो जीन वही बनना है। देखो यहाँ पे किसी तरीके से आप बना लो, यहाँ पे आपको जो बताए गए हैं वो इस फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है, और आप इस तरह से भी बना सकते हो। तो गैमीट वही बनने हैं। देखो दो कैपिटल आर कैपिटल वाई हैं, एक ये है और एक ये है, इसमें भी दो है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से लिखे हैं। यहाँ पे एक साथ लिख दिया मैंने, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग लिखे हैं। अब इनको जो फर्टिलाइज करोगे तो बहुत सिंपल है। पनेट स्क्वायर में क्या करना है, 4 गैमीट हैं तो उसमें हमने कितने स्क्वायर बनाने हैं, 16, 1 2 3 4, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, 4 × 4, तो कुल मिला के 16 स्क्वायर यहाँ पे बने। स्क्वायर तो 16 बन गए, लेकिन क्या फिनोटाइप में लक्षण भी 16 टाइप्स आएंगे, वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि फिनोटाइप हम पहले निकाल चुके हैं। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, और इनका अनुपात भी हम पहले निकाल चुके हैं 9 3 3 1। तो हमें समझना क्या है, बेसिकली हमें ये समझना था कि 4 जो जीनोटाइप हमने अभी डिस्कस किए पोलन्स और एक्स के, यहाँ पे ये वाले जो हमने यहाँ पे बात की, इनकी जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इनके अलग होने की पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, ईच ऑफ गैमीट्स हैव 25% फ्रीक्वेंसी। कौन सा, ये 4 किसी भी प्लांट्स के, मतलब 4 बने हैं, अगर हम 100 मानते हैं पॉसिबिलिटी को, तो 100 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। इसका मतलब क्या है, हर एक गैमीट की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो 25% है, कि 25% संभावना है ये गैमीट भी फर्टिलाइज हो सकता है दूसरे के साथ में, फीमेल के साथ में, और हो सकता है कि दूसरा गैमीट कैपिटल आर स्मॉल वाई भी हो सकता है। तो हर एक गैमीट की 25% पॉसिबिलिटी है, कोई कम और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि हर एक गैमीट की पॉसिबिलिटी कितनी है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ पॉसिबल गैमीट कितने बनते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सेग्रीगेशन ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, जब कैपिटल आर और स्मॉल आर जब अलग होते हैं तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि हमने अभी बात की थी ना कि ना तो कैपिटल आर स्मॉल आर डिपेंडेंट है कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे, और ना ही कैपिटल वाई स्मॉल वाई डिपेंडेंट है कैपिटल आर स्मॉल आर पे। तो अब सवाल ये आता है कि अगर उसको हमने लिखना है प्रॉपर तरीके से, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, तो हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट यहीं से करेंगे। ये शॉर्ट में माइंड मैप है एक तरह से, फिनोटाइपिक ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे स्टार्ट करोगे, फिर सेकंड लॉ इनहेरिटेंस को डिफाइन करोगे जिस तरह से आप, मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें आपकी डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, बट कीवर्ड आपके वही होने चाहिए। कीवर्ड का मतलब जो इंट्रिंसिक कोर जो कंटेंट है वो वही रहना चाहिए। 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स का जिक्र होना चाहिए, ठीक है, सेग्रीगेशन का जिक्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं ये आपका जिक्र होना चाहिए, 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स। बाकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। इसके बाद फिर आप इसको एक्सप्लेन करोगे पनेट स्क्वायर की हेल्प से। उसमें क्या बताओगे कि किस तरह से 2 पेयर्स ऑफ जीन जो होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं और उनकी पॉसिबिलिटी क्या होती है। हर एक की पॉसिबिलिटी 50% है। हर एक की मतलब क्या होता है, जब आर स्मॉल आर से अलग होगा तो यहाँ भी क्या है 50% चांसेस है। ठीक इसी तरह से कैपिटल वाई स्मॉल वाई के भी 50% चांसेस है। ये सारी डिटेल बताओगे। उसके बाद में ये बताना है कि ड्यूरिंग द म्यूसिस व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन्स और एग्स टेक्स प्लेस देन देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ 4 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप आर फॉर्म्ड। 4 तरह के जीनोटाइप बनेंगे, ठीक है। और हर एक जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी होगी या पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, 25% फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच, क्या, टू फर्टिलाइज विद द अदर जीन। तो इस तरह से जब इसको एक्सप्लेन करोगे, बाद में अब बारी आती है जीनोटाइप की। जीनोटाइप कैसे निकालोगे, तो जीनोटाइप निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, वो ये है, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आपको याद रखना है। यहाँ पे जीनोटाइप आप निकाल लेते हैं, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको क्या बताया गया था, हमें निकालना है अभी इसका जीनोटाइप, ठीक। तो पहले समझो 2 ट्रेड्स हैं। कौन कौन से ट्रेड्स हैं, एक सीड का आकार है, ठीक है, और दूसरा क्या है, सीड का रंग है। आकार के 2 जीन हैं, आर और स्मॉल आर,
तो सवाल यह है, और हर एक जीन क्या होता है, पेयर की फॉर्म में रहता है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक इसी तरह कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो सवाल यह है कि अगर हम सिर्फ एक करैक्टर की बात करें तो क्या पॉसिबिलिटी है कि इनके अलग होने की। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जब गैमीट पढ़े तो हो सकता है कैपिटल आर ही गैमीट में जाए, या हो सकता है स्मॉल आर ही गैमीट में जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सॉरी तीसरी, दो पॉसिबिलिटी ये होगी ना कि प्योर फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो। इसी तरह से पॉसिबिलिटी क्या होगी, अदर पेयर्स ऑफ जो करैक्टर है उसकी पॉसिबिलिटी भी सेम रहेगी। हो सकता है प्योर फॉर्म यानी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के रूप में ही ये ट्रांसफ़र हो जाए गैमीट में, या तीसरी पॉसिबिलिटी है कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई यानी हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो। तो हर एक करैक्टर के 3 जीनोटाइप बन रहे हैं, ठीक। अब 3 जीनोटाइप जब बन रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबिलिटी कितने टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स की होगी, 3 × 3 = 9। तो कुल मिला के आपके 9 जीनोटाइप बनेंगे। कैसे बनेंगे, अब हम इनको आसान से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। इसको हम दे देते हैं A, B, C, अच्छा नीचे से देना है, सॉरी, A, B और C। और जो रंग के जीन है उसको हम नाम दे देते हैं 1, 2 और 3। तो हमें क्या करना है, अब देखो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ये आर कैपिटल वाई के साथ में भी जाए, ए 1 के साथ में फर्टिलाइज करे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 1 ए 2 के साथ में फर्टिलाइज करे। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ए 3 के साथ में फर्टिलाइज करे। तो हम पहले क्या करते हैं, इस ए को यानी कैपिटल आर को इन तीनों के साथ में फर्टिलाइज करा देते हैं, ठीक। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, तीनों के साथ फर्टिलाइज कराएंगे तो कैपिटल आर को हम 3 बार लिख देते हैं, कैपिटल आर। अब क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बस ऐसे लिखते जाओ, बस कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। इसको हमने फर्टिलाइज करा दिया। अब क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक इसी तरह से पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, इसकी भी तो बनेगी सेकंड वाले की, बी की, कि ये तीनों में से किसी के साथ चला जाए। तो इसको भी 3 बार लिखना पड़ेगा, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर। और इसको भी ठीक उसी तरह से साथ में लिख दो, क्योंकि ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा ना, तो कैपिटल वाई एक बार कैपिटल वाई लिख दो, एक बार कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख दो, एक बार लिख दो स्मॉल वाई। ये भी हो गया। अब बचा तीसरा स्मॉल आर, इसको भी 3 बार लिख दो, स्मॉल आर। ठीक, इसकी भी पॉसिबिलिटी क्या है, तीनों के साथ फर्टिलाइज करने की है। तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये हमारे कुल कितने आ गए, 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप आ गए। कैसे, समझो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब सवाल है हमें इनका जीनोटाइप कैसे निकालना है। इसका जीनोटाइप निकालने का आसान तरीका यह है कि आपको क्या करना है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप था वो क्या था, 1 2 1 था, और यहाँ पे क्या था, मोनो का मतलब एक लक्षण था। क्योंकि हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 लक्षण, तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, 1/2, उसको ऐसे लिखते हैं 1:2:1, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1:2:1, क्योंकि हम 2 लक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, 1 1 जा 1, इस एक को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगी जो ये वाली हैं, तो 1 2 1 लिख दिया। फिर 2 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ठीक इस 1 को जब तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएंगे जो है यहाँ पे 1 2 1, तो 1 2 1। तो ये निकल के आ गया आपका जीनोटाइप। काउंट कर लो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे हमारे कितने हुए थे जीनोटाइप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इन नंबर्स को उठा के नीचे रख देनी है, 1 2 1 1 2 1 2 4 2 2 4 2 1 2 1 1 2 1, ये आ गया निकल के आपका जीनोटाइप।
कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस आप करना क्या है, आपको बस मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप है उसको याद रखना है। और अगर आप कहीं अगर ऐसे निकालने बैठ गए कि पनेट स्क्वायर में गिनने लग जाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक ये हो गया, फिर और कहाँ पे ऐसे गिनते रहोगे तो फिर तुम्हारा खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में, फिर आप नहीं निकाल पाओगे। तो श्योर शॉर्ट तरीका यही है कम टाइम में सटीक तरीके से सही निकालने का, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें आपको ये प्रॉपर तरीके से बताया गया कि अगर आपको एकेडमिक एग्जाम्स में लिखना है तो किस तरह से लिखना है, उसका पूरा फ्रेम बताया गया है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में दिया गया है। फिर समझाने के तरीके से आपको बताया गया कि कौन कौन से दो ट्रेड लिए गए थे, किस तरह से 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स हुए, और किस तरह से 1 पेयर ऑफ ट्रेड्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, और हम कह सकते हैं फर्टिलाइज विद द जीन्स ऑफ अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, ये भी बताया। फिर फिनोटाइप निकालने का आसान तरीका, उसके बाद मेन था जीनोटाइप निकालने का सबसे आसान तरीका हमने क्या अपनाया। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए घेसते रहो अपने आप को।